हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस लेक्चर में, हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे पार्टी, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को करने वाले हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर मैं उसके अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करता हूं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है? अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करता हूं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है? एक आध क्वेश्चन कर रहे होंगे। करीब आधे घंटे के आसपास का ये लेक्चर हमारा रहने वाला है। आई होप यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय दिस। तो अगर सेशन लास्ट में आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा कि हमारे प्राइसेस जो है ना वो ड्रॉप हो गए हैं। तो आज रात के 12 बजे तक अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीके आर्मी कोड यूज करके आपको 25% ऑफ मिल सकता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 3,000 रुपए के आसपास तक के रेट में आप पूरा का पूरा बैच एक्सेस कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, वो भी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ। तो चलिए यार, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? आज के इस क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करने वाले हैं बच्चा। सर, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसको किस तरीके से कर रहे होंगे? आपको ऑलरेडी देखिए, जिसको कैपेसिटर का बेसिक नॉलेज चाहिए वो सर्च कर ले इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर विनोद सर। जिसको फिर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स चाहिए तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, चाहे आप सर्च कर लो। उसके बाद फिर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम दे रखा है उसको, मतलब वो हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। फिर कैपेसिटेंस के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे आपको, ठीक है ना? तो ये चीज है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो ये लेक्चर है, आप सबको पता है यार, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और अगर मैं दूसरे साइड की बात करूं, अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। भाई बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी दूरी है इनकी बीच में। मुझे तो इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। डी दूरी है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यार इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? वो आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इनके बीच का एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बीच में ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और I'll say E is sigma by epsilon naught. I hope this is very clear. ये रही इनकी बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड। यार आपको पता है सिग्मा जो होता है वो Q by A होता है, हाँ या ना? अगर सिग्मा Q by A है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? Q by epsilon naught into A। ये भी बात सही है। आप एक बात बताओ, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक रिलेशन हुआ करता था, V is equals to E into D, अगर याद हो आपको तो, ठीक है जी। तो V हो जाएगा, E क्या है बच्चा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, राइट है जी। ये भी बात सही है यार, यहां तक आपको समझ में आ गया। आप ऑलरेडी पढ़ा करते थे, बिकॉज Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो V बराबर Q बाई C भी लिख सकता हूं मैं। यानी ये V को यहां पुट करके आप ऐसा लिख सकते हो दैट Q बाई C इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। Q से Q कट गया, C इज गोइंग टू बी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है वो कितना आ रहा है? वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डी आ रहा है। माने C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो पहले भी कर चुके हैं। जी हां, बिल्कुल रिवाइज कराना जरूरी था, ये हमारे पास आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कैपेसिटेंस जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप प्लीज इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्यारा सा टॉपिक, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों से पूछता है, वो क्या पूछता है? वो कहता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना?
मानी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसका पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों, ऐसा क्यों स्पेसिफाई किया, क्योंकि आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड में भी आप एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग है, मैग्नेटिक एनर्जी अलग है। तो अगर ऐसी बात है तो इसका एक मतलब है कि मुझे यार एनर्जी तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई पहले, तो इसका मतलब यहां पर आप पढ़िए एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मानी पहले आपने ये टॉपिक करा, उसके बाद हम ये टॉपिक करेंगे पहले, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी क्या है ना, पहले इसका पूरा डेरिवेशन आया करता था बोर्ड्स में 3 नंबर का, लेकिन आजकल इसका डेरिवेशन नहीं है। एग्जामिनर कहता है सिर्फ फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूले के बिहाफ पे क्वेश्चंस आएंगे, दैट्स इट, राइट है जी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है भाई, आपको पता है कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है जी। तो इसकी एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, और यू जो होती है, चाहे तो आप हाफ CV² लिख लो, चाहे तो आप इसको Q²/2C लिख लो, चाहे तो आप इसको 1/2 QV लिख लो। कैसे, अरे C की जगह Q/V डाल दो तो QV हो जाएगा, और V² की जगह आपका Q²/C² डाल दो तो Q²/2C हो गया। तो ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है जी। अब अगले पार्ट में हमसे क्या बोल रहा था, प्लीज इसको नोट डाउन करो एक बारी। अगले पार्ट में इसने हमसे क्या बोला कि सर एनर्जी डेंसिटी, मानी इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल यू क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चा क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी एनर्जी क्या है, हाफ CV² बटे में वॉल्यूम। एक बात बताओ भाई, हाफ C की जगह मैं ε0 A/D लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, V² की जगह में ED का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता भाई, V बराबर E इंटू डी। और वॉल्यूम है ना नीचे, भाई नीचे वॉल्यूम है ना, तो इसका मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेट का एरिया भी है और प्लेट के बीच में डिस्टेंस भी है। सो आई विल से एरिया इंटू डिस्टेंस, क्योंकि लेंथ इंटू एरिया जो है वॉल्यूम बन जाता है। ये आपका इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर, ये हो जाएगा 1/2 ε0 A E²D² बटे में A इंटू D²। सर A से A कट जाएगा, D² से D² कट जाएगा, तो ये बन गया 1/2 ε0 E²। इसको आप बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आप अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ेंगे तो उसका ये एक अलग एक्सप्रेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो यहां से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, U इज हाफ ε0 E²। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, यहां पर C की जगह ε0 A/D डाला, ठीक है ना, उसके बाद V की जगह ED डाला, उसका स्क्वायर कर दिया, नीचे में 2D था ही। अब बच्चे को ये लगता है ये ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, AD/1 है तो 1 ऊपर जाएगा, AD डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हुआ 1/2 ε0 A E²D² बाय AD²। क्लियर है भैया? तो इसका मतलब A से A कट गया, D² से D² कट गया, ये हो गया 1/2 ε0 इंटू E²। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज नोट दिस डाउन। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है PYQ है, पिछले साल बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो मैं पहले आपको ये क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन क्या है, बच्चा क्या है ना, टॉपिक करने के बाद, ये इस टॉपिक पे हो ना हो एक अलग चीज है, बट एक कोई भी टॉपिक करने के बाद क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं तो ना फिर मामला थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। अरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है ना, हमें लाइवली बना देता है। और आप लोगों को ना यार नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहना चाहिए हर एक लेक्चर के बाद। पता है क्या है प्रॉब्लम हमारी, ये है कि हम लोग ना एक्टिव होते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले। अगर हम रोज ये अल्टरनेट डेज पे आपके पास आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर आ रहा है, अगर हम इसको रोज डेली बेसिस पे देखेंगे ना, तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और आप लोगों को मजे आएंगे भाई। ठीक है ना, चलो, तो एक क्वेश्चन है भैया, अ कैपेसिटर ऑफ unknown capacitance is connected
across a battery of V volts. Across a battery of V volts. The charge stored in it is, the charge stored in it is 360 माइक्रोकूलम. इसके अंदर जो चार्ज स्टोर है वो 360 माइक्रोकूलम है. When potential difference across it is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes 120 microcoulomb. The stored charge in it becomes 120 microcoulomb. आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? आपको पहला पार्ट जो कैलकुलेट करना है वो पोटेंशियल और दूसरा कैपेसिटेंस, ठीक है ना. और दूसरे पार्ट में बताना है चार्ज कितना होगा इफ वी हैड टू इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट. मानी पहले उसने रिड्यूस कर दिया. तो पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसका कुछ सी कैपेसिटेंस है, उसको हमने एक बैटरी जिसका कुछ वी वोल्ट है हमने उसके अक्रॉस लगा दिया. चार्ज इसके अंदर 360 माइक्रोकूलम है. जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने 120 वोल्ट से कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, अब इसके अंदर 120 माइक्रोकूलम का चार्ज रह गया. आपको कैलकुलेट करना है V और C, ठीक है ना. आपको कैलकुलेट करना है V और C, और दूसरे पार्ट में बताना है चार्ज कितना है इफ V हैड इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट. If we had increased by 120 volt. Come on guys, waiting for your answer. हाँ, तो आप लोगों को यार इसको पॉज करके करना है, ठीक है ना. आपको मजे आएंगे. मैं आपको फटाफट सॉल्व कराता है इसको, समय का थोड़ा सा शॉर्टेज है. पहली बात तो C कैपेसिटेंस है, V बैटरी है, चार्ज दे रखा है. यानी केस 1 के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको मिल रहा है Q इज इक्वल्स टू CV, मानी 360 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू CV. सही है भैया? जी सर, बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है. अब की बात कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, मानी V डैश इज 120 वोल्ट. ये किसकी बात हो रही है? केस 2 की बात हो रही है. अब V इज 120, सॉरी, रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट. सो इन केस 2 बच्चा, इन केस 2 V डैश इज V माइनस 120, ठीक है ना, इतना वोल्ट. Q डैश इज 120 माइक्रोकूलम. ये भी सही है यार. तो अब C डैश विल बी, C डैश तो क्या है? C डैश तो C ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं. C बराबर क्या होता है? Q बाई V. तो यहां पर भी आपका Q बराबर, अगर मैं C V डैश कर दूं तो यहां पर ऐसा बन जाएगा, मानी 120 माइक्रोकूलम इज गोइंग टू बी 120 माइक्रोकूलम इज गोइंग टू बी C, और V डैश की जगह V माइनस 120 आ जाएगा. सही है भाई? मानी 360 दे रखा है, 120 दे रखा है, इधर CV इधर C, 1V माइनस 120. अगर मैं इस फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करता हूं तो मेरा C से C तो कट ही जाएगा. पहले V आ जाएगा फिर C आ जाएगा. मैं क्या कह रहा हूं, देखो मेरी बात समझो. यहां पर मैं कह रहा हूं डिवाइड 1/2, चाहे 2/1 कर दो, आपकी मर्जी है. 360 माइक्रोकूलम बटे में 120 माइक्रोकूलम. इधर है CV, इधर है आपका C इंटू V माइनस 120. भैया C से C काट दो, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम काट दो, ये हो गया आपका 3. मारो मल्टीप्लाई 3V माइनस 120 बराबर V, और आई कैन से 3V, इधर आ जाएगा माइनस V, उधर चला जाएगा 360. 120 मत भेज देना गलती से. तो 2V बराबर 360, और आई कैन से V बराबर 180 वोल्ट. डिवाइड हो जाएगा ना भाई. और आई कैन से V बराबर 180 वोल्ट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से समझो क्या बोल रहा है वो. कह रहा है सर जब वोल्टेज V था, कैपेसिटेंस C था, तो चार्ज इतना था. मैंने कहा ठीक है भाई, Q बराबर CV हो गया, मतलब 360 माइक्रोकूलम इज CV. केस 2 में कह रहा है पोटेंशियल डिक्रीज बाय 120 वोल्ट, मतलब पहले V था, अब कितना बन गया? V माइनस 120. अब कितना बन गया? V माइनस 120. Q डैश इज 120 माइक्रोकूलम, नया चार्ज दे रखा है 120 माइक्रोकूलम.
तो Q बराबर CV डैश या Q डैश बराबर CV डैश, मानी 120 माइक्रोकूलाम बराबर C, तो C रहेगा, ये हो जाएगा V माइनस 120। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अरे वैसे भी देखो ना यार, चार्ज आपका कम हो रहा है तो पोटेंशियल भी कम हो रहा है, तभी तो C कांस्टेंट है। सही है भैया, पहले को दूसरे से डिवाइड मारा, 360 को 120, राइट साइड में RHS CV बाई CV माइनस 120, C से C कट कर दिया, ये बन गया 3 और इसको मल्टीप्लाई मारा ऐसे क्रॉस, तो 3V माइनस 120 बराबर V। अगर आप इसको पूरा ही सॉल्व करना चाहते थे तो आप कर सकते हो ना भाई। देखो 3V माइनस 360 बराबर V, 360 उधर भेजा, V इधर माइनस किया, 2V बराबर 360, V बराबर 180 वोल्ट। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, तो करनी पड़ेगी। अब इसने सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, बी वाले पार्ट में कह रहा है सर चार्ज क्या होगा अगर V 120 वोल्ट से बड़ा होता, कम नहीं कर रहा आप, अब बढ़ा रहा है। अब Q डैश बराबर या Q डबल डैश ले लो बराबर C V डैश डबल डैश। भैया Q डबल डैश हो गया, C कितना है ऑलरेडी निकाल चुका हूं, नहीं निकाला, अच्छा यहां पर C भी निकालना पड़ेगा भाई। तो ये V तो आ गया, तो Q बराबर C भी कर लो, ठीक है ना, माने 360 बटे में 180 कर दो, माइक्रो तो था ही था, ये हो जाएगा आपका C, तो C हो जाएगा बेटा 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना भाई। तो V आपका 180 वोल्ट हो गया, C हो गया आपका 2 माइक्रोफैरेड। भाई Q बराबर C भी कर लो, ये देखो ना 360 बटे में V हो गया 180, इतना माइक्रोफैरेड इज C, दैट्स इट विच इज 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। तो C आ गया। अब C तो 2 माइक्रोफैरेड है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया। और V डबल डैश कितना हो गया, अभी V डबल डैश कितना हो गया भाई, V प्लस 120 माने 180 प्लस 120 माने 300 वोल्ट, सो ये आ जाएगा 300। तो आपका Q डबल डैश हो जाएगा 600 माइक्रोकूलाम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर। भाई आपने पहले क्या किया, V निकाला 180 वोल्ट, उस V को आपने Q बराबर CV वाले इक्वेशन में पुट करके C निकाला विच इज 2 माइक्रोफैरेड। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में कहता है, देखो C है आपके पास, कह रहा जो पोटेंशियल है वो 120 वोल्ट से बढ़ गया, तो पहला पोटेंशियल कितना था 180, 120 उसमें प्लस किया, आंसर आया 300, V को लिखा 300, तो Q डबल डैश बराबर 600 माइक्रोकूलम। प्लीज एक बार इसको नोट करो, थोड़ा सा अगर तेज हो गया तो एक बार दोबारा से देख लो, लेकिन मजे आएंगे, अच्छा लगेगा आपको, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे पार्टी। अभी तक आपने क्या करा मेरे साथ, अगर हम देखेंगे तो अभी तक हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी, और उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ठीक है ना। अब हम ये करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ही हम लोग प्लेट्स को इंसर्ट कर देते हैं। कैसा, देखिए भाई, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a dielectric slab is inserted between them. When a dielectric slab is inserted between them. जब हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब उनके बीच में इंसर्ट करते हैं बच्चा, when a dielectric slab is inserted between them. अब इस केस में हम क्या करेंगे बच्चा, ये आपका कुछ इस तरीके से और ये आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। कॉन्सेप्ट देखना भाई, यहां पर अगर आप देखोगे, मैंने यार इसके अंदर ना एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाला, कुछ भी T थिकनेस का, और D आपका दूरी है। सर ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब होता क्या है, जरा इसके बारे में बताओ। देखो भाई, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है या डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चा, एक आपने कंडक्टर पढ़ा और एक आपने इंसुलेटर पढ़ा। कंडक्टर जो चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है, और डाई इलेक्ट्रिक जो अपने अक्रॉस चार्ज को रोकता है, कहता तुम नहीं जाओगे। लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता है। इसका मतलब यह है कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, बट आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पा रहे हैं। और कंडक्टर के अंदर जो है ना वो चार्ज फ्लो कर सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
आप समझना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मेन पर्पस यहां पर क्या है? इसका मेन पर्पस यहां पर हमारे लिए होता है टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझना। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही हो जाएगा। अलग अलग केसेस पढ़ाऊंगा मैं, एक बारी बोल दूंगा कि भाई बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा सब चीजों पर। एक बारी कह दूंगा बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, अभी कोई बैटरी फिलहाल मान लो, हमने आगे जाके कुछ ऐसा नहीं है, एक कैपेसिटर था भैया, हमने उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का क्या मतलब है? देखिए भाई, ये प्लेट्स है मान लो, और ये आपके पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, ये आपके पास कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और ये नेगेटिव चार्ज। अभी डाई इलेक्ट्रिक कायदे से एक इंसुलेटर ही है, ठीक है ना, कायदे से एक इंसुलेटर ही है, बस इसके जो अंदर है चार्जेस पोलराइज हो जाते हैं। आपने सुना होगा पोलर केमिस्ट्री में, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो ये कुछ डाइपोल मोमेंट हो जाते हैं इसके मॉलिक्यूल में, इसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, नेगेटिव से दूर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसी करके सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा ना कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो ऐसे, देखो देख रहे हो ना, डाइपोल मोमेंट ऐसे है ना भाई। मतलब हुआ क्या, डाई इलेक्ट्रिक को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलराइज हो गए, उनका जो डाइपोल मोमेंट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया। अगर आप कायदे से देखोगे तो ऐसा भी देख सकते हो आप, ये देखो, जैसे इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव ने काट दिया, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव ने काट दिया, बट इंडक्शन की वजह से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव है अभी भी, माने यहां पे पूरा नेगेटिव आ जाएगा, और जितना यहां पे नेगेटिव आया है उतना ही यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो बाहर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, बट इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको आप ई इंड्यूस्ड बोल देते हैं या ई पोलराइज्ड बोल देते हैं, अलग अलग बुक्स है, अलग अलग बुक्स कुछ भी बोल देता है। मतलब यह है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था एक्सटर्नल, ठीक है ना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी ई नॉट थी, बट इस ई नॉट को ई इंड्यूस ने आधा तो काट दिया, माने यहां से 10 यूनिट जा रहा है, उधर से 6 आ रहा है, तो नेट इसके अंदर कितना बचेगा, सिर्फ ई बचेगा, और वो ई कितना होता है, ई नॉट बाई के। इसके लिए पूरा डेरिवेशन होता है बट रिक्वायर्ड नहीं है अपने को, एक बारी दोबारा समझाते हैं आपको, ये बड़ा प्यारा टॉपिक है, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको एक बारी दोबारा से समझाते हैं। देखो हुआ यूं बेटा, ये आपने पॉजिटिव प्लेट लिया, मैंने कहा ठीक है यार, और ये आपने नेगेटिव प्लेट लिया, सही है, इसके अंदर आपने एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करा दिया, आपने इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा दिया। पॉजिटिव की वजह से आप मॉलिक्यूल्स को पोलराइज बोले, चाहे आप यू कह दो कि पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव और नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव इंड्यूस हो गया सरफेसेस पर, लेकिन असली कारण क्या था, मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए थे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में उसका डिवाइड हो गया था, कुछ डाइपोल मोमेंट आ गया था। बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है बच्चा, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर फ्लो करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर भेजता है अपने पास, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड पार करके जा सकती है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी भी होगी पोलराइज की वजह से, ठीक है ना, तो जो इसके अंदर नेट बची वो ये बची, विच इज ई नॉट बाई के। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक और कंडक्टर में यही तो डिफरेंस होता है। देखो ये डाई इलेक्ट्रिक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है? अगर आप कंडक्टर की बात करें, देखो ये क्या है, ये डाई इलेक्ट्रिक है, माने इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाहिए था, अगर वैक्यूम होता तो ई नॉट जाता, बट क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की बजाय ई नॉट बाई के जा रही है, वो ई नॉट बाई के जा रही है। और अगर मैं कोई कंडक्टर डालता हूं, यहां पर कोई कंडक्टिंग स्लैब रखता हूं, तो कंडक्टर क्या कहता है कि भैया ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती नहीं है, होती है। देखिए इलेक्ट्रिक, ये आपका पहले चार्जेस को इंड्यूस करा दो ऐसे करके, पहले चार्जेस को आप इंड्यूस करा दो ऐसे करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी है। ये देखो, ये आपका, ये क्या हो गया, ई इंड्यूस, और ये क्या है, ई नॉट, दोनों है, लेकिन असल में यहां पर ई नॉट जो है वो ई इंड्यूस के बराबर होता है,
माने चार्जेस तब तक सरफेस पे एक्यूमुलेट करते हैं जब तक बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के बराबर ना हो जाए। अब बाहर की अंदर के बराबर हो गई तो अंदर जो मेरा ई नेट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाती है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मेरे हिसाब से अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब डाई इलेक्ट्रिक आपने रखा तो उसने क्या किया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से तो गई वैक्यूम वाली, लेकिन उसने कुछ उसका अपोजिशन में इंड्यूस भी आ गई, तो नेट जो बची वो इतनी बची, जिसको आप ई नॉट बाई के बोलते हैं। सर ये ई नॉट बाई के कहां से आया, इसके लिए पूरा डेरिवेशन है बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ना पूछता है आपसे बोर्ड्स में। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हमें यही करना है कि हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया कोई भी टी थिकनेस का, अब उसकी वजह से हमें कैपेसिटर देखना भाई कम हुआ ज्यादा हुआ क्या है। पहले तो आपका यही था पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, सही है सर, जिसकी वजह से सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी बात सही है सर, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये था आपका ई इंड्यूस्ड, ये था आपका ई नॉट, और इसी डायरेक्शन में थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ई, और ई किसके बराबर है, ई नॉट बाय के बराबर। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिड्यूस्ड, अभी पीछे वाले में कॉन्सेप्ट बताया पूरा, तो ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कायदे से अगर आप ध्यान से देखोगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस किस की वजह से, एक तो वैक्यूम की वजह से ई नॉट जो यहां पर है और यहां पर है ना पूरा मतलब, और दूसरा ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये टोटल बन गई। अगर सिर्फ वैक्यूम होता तो मैं पूरे में वैक्यूम लेता, तो मुझे कहीं ना कहीं पोटेंशियल देखना है। V बराबर क्या होता है बच्चा, V तो E इंटू डी होता है, बिल्कुल ठीक बात है यार। तो अगर आप V की बात करोगे तो वो क्या आएगा, ई नॉट कहां के लिए है, पूरा D थिकनेस है, उसमें से T हटा लो तो D माइनस टी, इतने स्पेस में ई नॉट है, प्लस E की जगह ई नॉट बाई के लगा दिया मैंने, है ना, और वो कितनी दूरी पर है, सिर्फ T थिकनेस में है, इंटू टी। अभी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो आपने यहां से क्या करा, V बराबर ई नॉट कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। यार एक बात बताओ, वैक्यूम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑलरेडी पिछले कैपेसिटर में हम निकाल चुके हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट की जगह मैं क्या डाल दूंगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इधर आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब V की जगह मैं Q बाई सी डाल सकता हूं, दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी प्लस टी बाई के। सर Q से Q कट जाएगा तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। So this is basically the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is inserted between them। मेरी बात समझ रहे हो, बोल क्या रहा है आपसे, कह रहा है सर पहले आपने ये डाला, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ई नॉट बाई के आया, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका वैक्यूम वाला ई नॉट प्लस जो ये स्लैब के अंदर है ई, ऐड किया दोनों को, ई नॉट प्लस ई ऐड किया दोनों को। अब अगर आप ध्यान से देखोगे E बराबर V इंटू डी, सॉरी V बराबर E इंटू डी, तो V इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू, ई नॉट कितनी दूरी के लिए है, टोटल डी दूरी था, उसमें से डी माइनस कर लो, उतने स्पेस में ई नॉट है, सो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस बच्चा आपका E जो है वो ई नॉट बाई के हो जाएगा, इंटू वो कितनी दूरी के लिए है, टी थिकनेस के लिए, मैंने डी से मल्टीप्लाई करा। सर V बराबर ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, V बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यों, ई नॉट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, पिछले वाले पेज में बताया मैंने अभी। V को क्यू बाई सी लिख सकते हो, क्यू बाई सी इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू कट जाएगा, C बराबर रेसिप्रोकल मारा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर, डी माइनस टी प्लस टी बाई के नीचे। और ये था आपका एक्सप्रेशन, इसको नोट कर लो, पॉज करके थोड़ा एक बार देख लो, प्रोसेस कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। C इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है आप लोगों को, मेरे हिसाब से इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आगे देखता हूं यार, C तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस सी बाई के हो गया, सही है, बिल्कुल ठीक बात है सर। अब अगर मैं आगे देखता हूं बच्चा,
तो इसमें मैं क्या देख सकता हूं, कॉन्सेप्ट देखना भैया आप लोग। मैंने कहा यार C जो है वो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के है। बिल्कुल ठीक है यार, एक काम करते इसको ना इसी पेज पे करते, थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो केस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाँ यहां पर केसेस के फॉर्म में आ जाएगा, एक ही पेज पे एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। जो ये वाला पेज है इसको रिमूव कर देते हैं यहां से, हाँ सही है। तो ये तो ऐसा आ गया। अब केस 1 कर लेते हैं पहले। केस 1 में मैं क्या करूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल ये जो टी थिकनेस का स्लैब है ये पूरा ही डी के बराबर है। फॉर एन एग्जाम्पल इफ टी इज इक्वल्स टू डी, यदि टी डी के बराबर है तो क्या करोगे आप, तो सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस डी प्लस डी बाई के। डी से डी कट जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, देन सी इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसीलिए बोला जाता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सी बराबर के इंटू सी एयर या सी वैक्यूम। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप कैपेसिटर की प्लेट को पूरा किसी और मीडियम में डाल दो, जैसे केरोसिन ऑयल में डाल दिया, पानी में डाल दिया, किसी और में डाल दिया जिसका के कुछ होता है, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा जो वैक्यूम में होगा। वैक्यूम में उसका जो भी कैपेसिटर होगा वो हमारा के टाइम बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। प्लीज नोटिस डाउन, C is K C air, then in that case C is K times C air, in that case C is K times C air. I hope this is very very clear बच्चा। मेरे हिसाब से ये तो क्लियर है आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अगला कर सकते हैं भैया, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम। हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब तो डाल दिया, ठीक है ना भाई, टी को डी कर दिया आपने। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपको, टी को डी कर दिया, वो कह देगा भाई जो है ना डी बाई टू की दूरी का है, मतलब टी जो है वो आपका डी बाई टू है। तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आप क्वेश्चंस कर लोगे। हम अगली क्लास में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाला हूं मैं। जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर दबा के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट, है ना। बहुत प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट। अब हम कर लेते हैं बच्चा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a conducting slab is inserted between them. When a conducting slab is inserted between them, जब हम उनकी बीच में एक कोई कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं बच्चा, when a conducting slab is inserted between them, आप इस कॉन्सेप्ट में देखोगे बच्चा तो आपको कुछ इस तरीके से रियलाइज होगा, ये कुछ इस तरीके से चीजें आपको रियलाइज हो रही होगी कि मैंने फिर वही टी थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट किया। ये पॉजिटिव आपका, ये आपका नेगेटिव, ठीक है ना। वही है इंडक्शन होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव का नेगेटिव, इधर आपका पॉजिटिव। बस इसके अंदर ई नेट जीरो है बच्चा, कंडक्टर के अंदर ई नेट आपका क्या है, जीरो है। हाँ बाहर होगा ई नॉट, बाहर होगा आपका ई नॉट। सही है, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो यहां पर भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भैया, ई नॉट प्लस ए के हिसाब से जीरो, या V बराबर ई नॉट। और ई नॉट किसकी वजह से है भैया, पूरी डी दूरी है जिसमें से टी तो माइनस हो जाएगा, तो डी माइनस टी। सही है, V इज बेसिकली क्यू बाई सी, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए जो हमने पिछली एक्सप्रेशन में किया, डी माइनस टी। सर क्यू से क्यू कट जाएगा तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। सही है जी, बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर भी आपका हो सकता है इफ T इज इक्वल्स टू डी देन C इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय जीरो, कोई भी चीज जीरो इज इनफाइनाइट। अगर आपने पूरा का पूरा कैपेसिटर को किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया, कंडक्टिंग कोई भी मतलब कैपेसिटर को किसी कंडक्टिंग मीडियम में रख दिया, तो उसकी कैपेसिटी इंफिनिटी, ठीक है ना। सी क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपने इस लेक्चर को, ये टॉपिक को नोट कर लिया, और मेरे हिसाब से आपने अभी तक इसको एंजॉय किया है जो भी मैंने आपको बताया, राइट बच्चा पार्टी।
अब इस क्लास में दो चीजें और रह गई, इस मतलब इस चैप्टर में दो चीजें और रह गई हमारी। एक आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मानी लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर्स, और दूसरा जो हमारा रहेगा यहां पर वो रह जाएगा आपका कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस, कुछ उनके ऊपर क्वेश्चंस, और एक न्यूमेरिकल सेशन। तो ये मेरे हिसाब से बहुत जल्दी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी तक चलेंगे। बट जिन बच्चों का बैकलॉग्स है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई फटाफट आप अपने बैकलॉग्स खत्म करो, ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप मेरे साथ लाइव रहे। और साथ ही साथ में मैं वही बात कहूंगा आप लोगों से फिर से, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिलवा रखे हैं आपको, ठीक है ना। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहिए, और आप वीके आर्मी कोड यूज करके भैया मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, जो कि आज रात के 12 बजे तक 25% ऑफ चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं, आपको ये बेनिफिट मिल रहा होगा। आई होप ये सेशन आपने एंजॉय करा होगा। दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना। मुलाकात करेंगे आपसे आप ही की अगली क्लास में, तब तक के लिए यार बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय लडियस, जय हिंद।